हाय एवरीवन, जय भारत। तो सुपर 3000 के कोर्स में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ड्यूअल नेचर एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो फर्स्ट प्रॉब्लम की अपने को बेसिक कॉन्सेप्ट मालूम है, अपने को बोर्स मॉडल वगैरह मालूम है, आपको डी ब्रॉगली वेवलेंथ कैसे फाइंड करते हैं ये सब मालूम है आपको, कि लैम्डा इक्वल टू h/m भी लिख सकते हैं हम लोग। ये सारे कॉन्सेप्ट अपने को क्लियर है। क्लियर। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रॉब्लम की बात करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि एक स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम दिया गया है। स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम दिया गया है, ठीक है। अपने को ये स्टेशनरी हाइड्रोजन एटम काउंट कर लिया, रेस्ट में है। एक फोटोन को इमिट कर रहा है कॉरस्पॉन्डिंग टू द फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। लाइमन सीरीज का मतलब सबसे पहले तो कहीं से भी जो ट्रांजिशन होनी चाहिए वो ट्रांजिशन होकर के फाइनली ग्राउंड स्टेट में आना चाहिए, n इक्वल टू 1 में आना चाहिए। लाइमन सीरीज की बात की जा रही है, यानी कि कहीं से भी ट्रांजिशन होकर के n इक्वल टू 1 पर ही आएगा। n इक्वल टू 2 से हो, n इक्वल टू 3 से हो, n इक्वल टू 4 से हो, ये 2 है, ये 3 है, 4 हो, यहाँ से ट्रांजिशन हो या यहाँ से ट्रांजिशन हो या यहाँ से ट्रांजिशन हो, फाइनली n इक्वल टू 1 पर वो पहुंचना चाहिए। उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्टली वहां से जंप करके, किसी भी हायर एक्साइटेड स्टेट से जंप करके वो कहाँ पर पहुंचना चाहिए, ग्राउंड स्टेट में पहुंचना चाहिए डायरेक्टली ही। इसको लाइमन सीरीज बोलते हैं। और फर्स्ट लाइन की बात की जा रही है, इसको हम लोग फर्स्ट लाइन बोलते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज, फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज। यानी कि ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक होने वाला है, ट्रांजिशन जो होने वाला है वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में होने वाला है। तो क्या हो जाएगी अपने पास इक्वेशन, 1 बाई लैम्डा इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर। हाइड्रोजन एटम बोला गया है, जेड की वैल्यू 1 हो गई, इंटू 1 बाई n1 स्क्वायर, 1 माइनस 1 बाई n2 स्क्वायर, 2 का स्क्वायर। सॉल्व करेंगे 1 बाई लैम्डा इक्वल टू, ये सॉल्व करेंगे 3r/4 हो गई। सही है। तो एक फोटोन को इमिट करता है, ठीक है। ये रेस्ट में था तो फोटोन को इमिट कर दिया, तो फाइनल सिचुएशन क्या हो जाएगी, एक फोटोन बाहर चला गया, ये हाइड्रोजन एटम हो गया। तो फोटोन के पास कुछ मोमेंटम होगी और इसके पास कुछ मोमेंटम p1 है, इसके पास कुछ मोमेंटम p2 हो जाएगी। तो अपने को बोला गया अगर इसकी मास m काउंट किया जाए, इसकी मास को m काउंट किया जाए तो अपने को इसकी वेलोसिटी बतानी है कि इस एटम की कितनी वेलोसिटी हो जाएगी। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहले रेस्ट में था, फाइनली कुछ वेलोसिटी से मूव करने लगेगा। इसके पास जो वेलोसिटी मिलेगी कहीं इस डायरेक्शन में मिलेगी, क्योंकि मोमेंटम कंजर्वेशन, नेट मोमेंटम की वैल्यू इनिशियली 0 थी, तो फाइनली भी नेट मोमेंटम 0 ही होनी चाहिए। तो p इनिशियल इक्वल टू p फाइनल करेंगे तो p2 इक्वल टू p1 के इक्वल हो जाएगा। p2 किसकी मोमेंटम, उस हाइड्रोजन एटम की मोमेंटम, और p1 किसकी मोमेंटम, उस फोटोन की मोमेंटम। फोटोन की मोमेंटम को लिख सकते हैं हम लोग E बाई सी, p इक्वल टू E बाई सी। और मोमेंटम ऑफ हाइड्रोजन एटम लिख सकते हैं मास इंटू वेलोसिटी। वेलोसिटी बहुत ही स्मॉल से आई होगी, इसलिए डायरेक्टली हम लोग mv लिख सकते हैं। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि mv इक्वल टू E को लिख सकते हैं हम लोग hc अपॉन लैम्डा, hc अपॉन लैम्डा, c से c कैंसल आउट, h अपॉन लैम्डा हो गई। सॉल्व करते हैं हम लोग तो v की वैल्यू जो आ जाएगी h डिवाइड बाई m इंटू 1 बाई लैम्डा। और 1 बाई लैम्डा सॉल्व किया हुआ है हमने कि 1 बाई लैम्डा कितनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं h डिवाइड बाई m, और 1 बाई लैम्डा जो हो जाएगी 3r डिवाइड बाई 4। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी देखो तो 3rh डिवाइड बाई 4m, वेलोसिटी एक्वायर्ड बाई एटम 3rh डिवाइडेड बाई 4m अपने पास आंसर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था ये, मोमेंटम कंजर्वेशन का और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कॉम्बिनेशन था ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम की बात की जाए। हाइड्रोजन लाइक एटम बोला गया, हाइड्रोजन एटम नहीं बोला गया है, हाइड्रोजन लाइक आयन दिया गया है। उसकी फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ध्यान देंगे, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 1 को ग्राउंड स्टेट बोलते हैं, n इक्वल टू 2 को हम लोग फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं। तो क्या बोला गया क्वेश्चन में, ये n इक्वल टू 2 हो गया। हाइड्रोजन लाइक एटम है, हाइड्रोजन एटम नहीं है, ये n इक्वल टू 1 है। क्या बोला गया, एक्साइटेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन लाइक आयन टू इट्स फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। इसका मतलब फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात की जाए, इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग n इक्वल टू 1 से n इक्वल टू 2 में सेंड करें, उससे कॉरस्पॉन्डिंग एनर्जी दी गई अपने को 40.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये डेल्टा ई दी गई है। तो डेल्टा ई लिखेंगे कितना हम लोग, डेल्टा ई जो होगी वो फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी E2 माइनस E1। E2 क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन लाइक एटम दिया गया, लिख सकते हैं माइनस ऑफ 13.6
इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 4, एन की वैल्यू 2 है, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगी 13.6 जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, एन की वैल्यू 1 है। ये वैल्यू कितनी दी गई है 40.8 दी गई है। तो 40.8 इक्वल टू ये कितनी हो जाएगी 13.6 को कॉमन ले लिया, बचेगा क्या ये 1 माइनस 1/4 प्लस 1 जेड स्क्वायर कॉमन लिया हुआ है तो 3/4 सॉल्व करेंगे, ये 3 कैंसल आउट हो जाएगी, ये 3 से ये 3 कैंसल आउट हो जाएगा, जेड स्क्वायर की वैल्यू 4 आ जाएगी, जेड इक्वल्स टू 2 आ गया। ये डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते थे, सिंस मालूम है कि जो एनर्जी डिफरेंस होती है हाइड्रोजन एटम के लिए ये डेल्टा ई होती है 10.2 होती है हाइड्रोजन एटम के लिए, तो हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए क्या हो जाएगा 10.2 जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि एन स्क्वायर तो वैसा ही रहेगा। तो 10.2 डेल्टा ई की वैल्यू 10.2 इंटू जेड स्क्वायर डायरेक्टली लिख सकते थे, तो 10.2 इंटू जेड स्क्वायर की वैल्यू 40.8 है, तो जेड की वैल्यू डायरेक्टली ही 2 आ जाती है। डायरेक्टली सॉल्व कर सकते थे आप कि 10.2 जो इंटू जेड स्क्वायर जो है वो 40.8 है, सॉल्व करते ये 4 आती तो जेड की वैल्यू डायरेक्टली ही 2 लिख सकते थे। आगे क्या बोला गया है, अपने को ये नहीं फाइंड करना, जेड नहीं फाइंड करना था, अपने को क्या फाइंड करना है कि एनर्जी नीडेड टू रिमूव द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द आयन इन द ग्राउंड स्टेट, उसके ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को बाहर करने के लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। इसका मतलब अपने को आयोनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू पूछी जा रही है, तो क्या हो जाएगी एनर्जी ई इक्वल टू क्या लिखेंगे माइनस ऑफ 13.6, जो भी एनर्जी होगी उस ग्राउंड स्टेट की उतनी एनर्जी सप्लाई कर देनी पड़ेगी पॉजिटिव में, क्योंकि अपने को ग्राउंड स्टेट से इन्फिनिटी तक ले जाने में इन्फिनिटी की एनर्जी को हमने जीरो माना हुआ है और ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को निगेटिव काउंट किया गया है, तो डायरेक्टली क्या कर देता हूं मैं एनर्जी को जो रिक्वायरमेंट होगी उसकी वैल्यू को पॉजिटिव लिख देता हूं। ई रिक्वायर्ड मैं लिखता हूं, ध्यान देंगे ई रिक्वायर्ड कितनी हो जाएगी प्लस ऑफ 13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, कहाँ से ले जाना है उसको n इक्वल टू 1 से ले जाना है, तो कितनी हो जाएगी ये 13.6 इंटू जेड की वैल्यू कितनी है उसकी 2 का स्क्वायर, n इक्वल टू 1 से ले जाना है उसको, कितनी आ जाएगी वैल्यू 13.6 इंटू 4, फाइनल आंसर कितनी हो जाएगी ये 54.4 हो जाएगी, 13 4 जा 52 और 6 4 जा 24 हो जाएगी, तो 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की रिक्वायरमेंट होगी, तो वो ग्राउंड स्टेट से n इक्वल टू इन्फिनिटी में पहुंच जाएगा। तो अपने पास आंसर जो हो जाएगी ए ऑप्शन 54.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, कैलकुलेशन आ जाएगी अपने को। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दे, क्वेश्चन में बोला गया कि इन ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम मेक्स ए ट्रांजिशन फ्रॉम फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू द ग्राउंड स्टेट। ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब कहाँ से n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 है, ये फर्स्ट एक्साइटेड, ये ग्राउंड स्टेट को बोलते हैं, ग्राउंड स्टेट हो गया, नॉर्मल स्टेट हो गया, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांजिशन कर रहा है n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में। द इक्विवेलेंट करंट ड्यू टू सर्कुलेटिंग इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन सर्कुलेट कर रहा है उससे करस्पॉन्डिंग करंट जो आएगी एवरेज करंट, उस करंट के बारे में बोला गया करंट क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा डिक्रीज कर जाएगा। सिंस ध्यान दें करंट की बात करने जाएंगे तो एवरेज करंट जो लिखेंगे करंट चार्ज डिवाइड बाई टाइम लिखेंगे, तो दोनों में ही इलेक्ट्रॉन ही मूव करना, तो चार्ज तो सेम हो गया, तो टाइम के लिए क्या लिख सकते हैं टोटल डिस्टेंस उसको कवर करना है 2 पाई r डिस्टेंस डिवाइड बाई वेलोसिटी, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो गया, ये v डिवाइड बाई r के प्रोपोर्शनल हो गया। स्पीड उस ऑर्बिट में उसकी स्पीड उस और रेडियस के प्रोपोर्शनल में हो गया, v डिवाइड बाई r के प्रोपोर्शनल हो गया। और सिंस मालूम है कि v जो प्रोपोर्शनल होती है वो z बाई n के प्रोपोर्शनल होती है और r जो होती है वो प्रोपोर्शनल होती है n स्क्वायर बाई z के। और सिंस हाइड्रोजन एटम की बात की तो z तो सेम हो गया, इसका मतलब करेंट जो हो जाएगी प्रोपोर्शनल हो जाएगी किसके, v डिवाइड बाई r, तो v कितना है 1 बाई n और r कितना है n स्क्वायर, तो करंट किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगी 1 बाई n क्यूब। तो स्टार्टिंग का करंट इन सेकेंड ऑर्बिट डिवाइड बाई करंट इन फर्स्ट ऑर्बिट, I2 डिवाइड बाई I1, यानी कि सेकेंड ऑर्बिट का लिखा है मैंने, ये फर्स्ट ऑर्बिट का लिखा हुआ है। सेकेंड ऑर्बिट में n की वैल्यू 2 है तो 1 बाई 8 हो गया और फर्स्ट ऑर्बिट में n की वैल्यू 1 है तो 1 बाई 1 हो गया। तो सेकेंड जब
I2 जो हो जाएगी वो I1 डिवाइड बाई 8 हो जाएगी, यानी कि स्टार्टिंग का करंट, ये इनिशियल करंट है। थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो सकता है कि I2 का मतलब सेकेंड करंट, नहीं, सेकेंड ऑर्बिट में करंट उसकी जो हो जाएगी, कितने से करंट डिक्रीज कर जाएगी, करंट जो है कहाँ से कहाँ आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट टू ग्राउंड स्टेट में आ रहा है, तो करंट की वैल्यू सेकेंड में, ध्यान दिया जाए, मैं इसको लिख लेता हूँ, I2 इक्वल टू आई लिख देता हूँ, I2 इक्वल टू आई लिख देता हूँ, तो I1 क्या हो जाएगी, 8I हो जाएगी, यानी करंट की वैल्यू कितने से इंक्रीज कर जाएगी, 8 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगी, इंक्रीजेज बाई 8 टाइम। ध्यान देंगे ये फाइनल करंट नहीं है, मैं ऐसा लिख देता हूँ, ये वाली फाइनल करंट है, ये वाली इनिशियल करंट है। ऐसा कुछ कंफ्यूजन कुछ लोगों को हो सकता है, तो इनिशियल और फाइनल की बात कर ली है मैंने, ये वाली इनिशियल है और ये फाइनल है। तो फाइनल करंट जो हो जाएगा वो 8 टाइम्स ऑफ इनिशियल करंट, करंट जो है वो 8 टाइम्स से इंक्रीज कर जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, सिंपल सा क्वेश्चन था, करंट से उसको कंबाइन कर दिया मॉडर्न फिजिक्स के प्रॉब्लम को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्या बोला गया, यहाँ पर एंगुलर मोमेंटम से कंबाइन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम यानी कि मैग्नेटिक से कंबाइन कर रहा है, एंगुलर मोमेंटम, या फिर आप बोल सकते हैं कि मैग्नेटिक्स बोल सकते हैं, या फिर उसी को बोल सकते हैं हम लोग, क्या उसी को हम लोग बोल सकते हैं रोटेशनल मोशन से भी कंबाइन किया गया। ये मैग्नेटिक मोमेंट नहीं बोला गया, कौन सी मोमेंट बोला गया है, अच्छा मैग्नेटिक मोमेंट बोला गया, इसका मतलब अपने को यही कंसीडर करना है, मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई है। मैग्नेटिक मोमेंट का मतलब I इंटू ए की बात की गई है, करेंट इंटू एरिया। ध्यान देंगे मैग्नेटिक मोमेंट क्या होती है, मैग्नेटिक मोमेंट I इंटू ए होती है। तो करंट जो है वो प्रोपोर्शनल है, अभी हमने डिस्कस किया, करंट जो है वो Q डिवाइड बाई टाइम, इसका मतलब V डिवाइड बाई आर के प्रोपोर्शनल होगी, और एरिया की बात करेंगे तो पाई आर स्क्वायर, यानी कि मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी वो V डिवाइड बाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर, इसका मतलब आर स्क्वायर। तो क्या हो गई, मैग्नेटिक मोमेंट जो होगी किसके प्रोपोर्शनल, V इंटू आर के प्रोपोर्शनल होगी, V इंटू आर के प्रोपोर्शनल होगी। अब क्वेश्चन डिस्कस किया जाए, मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई है, बोला गया कि एन ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट ऑफ हाइड्रोजन है द मैग्नेटिक मोमेंट μ1, ग्राउंड स्टेट में उसकी मैग्नेटिक मोमेंट μ1 है, यानी कि μ1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, μ1 जो हो जाएगा ये प्रोपोर्शनल हो जाएगा V1 इंटू R1 के। दिस ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड टू थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब ये ग्राउंड स्टेट n इक्वल टू 1, ये फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट का मतलब n की वैल्यू 4 है, तो μ2 जो हो जाएगा प्रोपोर्शनल हो जाएगा V4 इंटू R4। तो अपने को बताना है कि न्यू मैग्नेटिक मोमेंट्स अगर μ2 है तो क्या रिलेशन होगी, तो μ2 डिवाइड बाई μ1 अगर मैं करने जाऊं तो क्या लिखूंगा मैं, V4 R4 डिवाइड बाई V1 R1। सही, V4 की बात कर लेते हैं, V4, V क्या है, V ध्यान दें, V जो है वो होती थी 2.18 इंटू 10 टू द पावर 6 इंटू जेड डिवाइड बाई एन, यही होती थी वेलोसिटी की वैल्यू। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग, V4 को लिख सकते हैं, जैसे जैसे n चेंज करते जाएगा वैसे वैसे V चेंज करती जाएगी, तो Vn को लिख सकते हैं क्या कि V1 डिवाइड बाई n हो जाएगी। अगर nth ऑर्बिट की वेलोसिटी लिखनी है तो V1 डिवाइड बाई n लिख देना है, तो V4 को लिख सकता हूँ V1 डिवाइडेड बाई n की वैल्यू किस में कितनी है, n की वैल्यू 4 है। रेडियस की बात करेंगे तो रेडियस कितना होता है, रेडियस होता है 0.53 इंटू एन स्क्वायर बाई जेड होती है, यानी कि रेडियस में आर एन लिख सकता हूँ R1 इंटू एन स्क्वायर, तो इसको लिख दिया R1 इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर कितनी हो जाएगी, एन की वैल्यू 4 है तो 16 हो जाएगी, और ये V1 R1 है, तो V1 R1 कैंसल आउट, 4 से ये कैंसल आउट, तो μ2 इक्वल टू 4 μ1 हो जाएगी, μ2 इक्वल टू 4 μ1, μ2 इक्वल टू 4 μ1, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मैग्नेटिक मोमेंट की बात की गई। अब डायरेक्टली इसको सोच सकते थे, अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी दी गई होती, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी दी गई होती, तब भी यही बात करते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम कितनी होती, NH बाई 2 पाई, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम MVR इक्वल टू NH बाई 2 पाई लिखते हैं। n की वैल्यू स्टार्टिंग में 1 थी, बाद में n की वैल्यू 4 टाइम्स हो गई। क्लियर है। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम में, ध्यान दिया जाए, लिखते हैं हम लोग ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए
पहले केस में L1 इक्वल टू NH/2 H/2 लिखते हैं और L4 इक्वल टू लिखते हैं 4 टाइम्स ऑफ H/2 और H/2 को L1 लिख सकते हैं तो 4 टाइम्स ऑफ L1 लिख सकते थे। तो μ2 L2 इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ L1 जैसा हो जाएगा, जैसा कि ये वाला आ रहा था। अगर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ही पूछी गई होती तो ऐसा ही काउंट करते। क्लियर? क्योंकि अगर आपको याद है कि मैग्नेटिक मोमेंट और एंगुलर मोमेंटम का रेशियो जो होता है वो कांस्टेंट होता है, यूनिवर्सल कांस्टेंट E/2m टाइप का होता था। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए। बोला गया है क्वेश्चन में अपने को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात की गई, जिसका वर्क फंक्शन दिया गया है मेटल का अपने को 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट दिया गया है, वर्क फंक्शन बोल दिया गया phi इक्वल्स टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। लाइट को फॉल कर कितनी वेवलेंथ की 3000 एंगस्ट्रॉम। अपने को मालूम है कि एनर्जी ऑफ फोटोन जो लिखते हैं हम लोग hc/λ लिखते हैं, hc/λ। सही क्या? तो फोटो इलेक्ट्रॉन जो बाहर आएगा उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी क्या होगी, अपने को आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट यूज करनी पड़ेगी। काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इक्वल टू E-phi के इक्वल होती है। E की वैल्यू मालूम है अपने को hc/λ, ये वैल्यू 12400 लिख सकते हैं हम लोग। तो लैम्डा की वैल्यू एंगस्ट्रॉम में पुट करनी पड़ेगी, 3000 लिख दिया हमने, तो ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आएगी। अप्रॉक्सीमेटली वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 डिवाइड बाई 124 डिवाइड बाई 30, अप्रॉक्सीमेटली 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। मैं ऐसा लिख लेता हूँ क्योंकि अपने को अप्रॉक्स वैल्यू सॉल्व करनी है, ऑर्डर दिखाना है अपने को। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम को लिख सकता हूँ हाफ mv²। एनर्जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 - 1, ये 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होती है वो 1.6 × 10⁻⁻31 1.6 × 10⁻⁻19 जूल होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वैल्यू पुट कर दिया हमने, सॉल्व किया तो वेलोसिटी की वैल्यू जो आ जाएगी, ये मैक्सिमम स्पीड आएगी अपने पास 2 × 3 6 हो गया, इंटू 1.6 × 10⁻⁻19 डिवाइडेड बाई वी मैक्सिमम का स्क्वायर है ये, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा 9.1 × 10⁻31 kg। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ध्यान दिया जाए, ये पॉइंट और ये पॉइंट माइनस कर लेता हूं मैं। तो 16 × 6 96 हो जाएगा, डिवाइड बाई 91 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो 10⁻+12 हो जाएगा। ये अप्रोक्सीमेटली कैंसल आउट हो जाएगी, तो V मैक्सिमम जो आ जाएगा उसका ऑर्डर क्या आ जाएगा, वो 10⁻6 मीटर पर सेकेंड ऐसी आ जाएगी। ऑप्शन कुछ तो वैसा ही दिया गया है, तो वेलोसिटी की वैल्यू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड आ जाएगी। कॉन्सेप्ट क्लियर है? कैलकुलेशन हमने एग्जैक्ट कैलकुलेशन नहीं किया, हमने अप्रॉक्स कैलकुलेशन किया, सिर्फ ऑर्डर की बात कर ली है कि क्या ऑर्डर है, क्योंकि जो ऑप्शन दिया गया उसी टाइप का दिया गया है, 10, 10⁻3, 10⁻4, 10⁻6 टाइप का दिया गया है। नेक्स्ट प्रॉब्लम ध्यान दिया जाए, बोला गया है क्वेश्चन में कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ लॉन्गेस्ट है, इसका मतलब एनर्जी कम होगी। क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ बोली गई तो एनर्जी मैक्सिमम की बात कर रहे होते हैं। तो बोला गया कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज की बात की जा रही है, तो लाइमन सीरीज में कहीं से भी इलेक्ट्रॉन n = 1 में ही आना चाहिए, और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात कर रहे हैं हम लोग, तो यहाँ से ये जंप करके आ सकता है, यहाँ से जंप करके आ सकता है, यहाँ से जंप, और n = से भी आ सकता है, ये n = है, यहाँ से भी जंप करके आ सकता है। तो इसमें एनर्जी जब n = से आएगा, n = 1 लाइमन सीरीज में, तो उस केस में यहाँ पर एनर्जी सबसे ज्यादा रिलीज करेगा, ये वाली वेवलेंथ जो होगी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ होगी। यहाँ पर एनर्जी जब n = 2 से n = 1 में आएगा, तो वेवलेंथ एनर्जी की वैल्यू मिनिमम होगी, तो वेवलेंथ की वैल्यू मैक्सिमम होगी। इसके कॉरस्पॉन्डिंग लैम्डा जो होगा वो लॉन्गेस्ट लैम्डा होगा। हर एक सीरीज के लिए ऐसा ही सोच सकते हैं कि लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जाएगी बामर सीरीज में, तो बामर सीरीज में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसके कॉरस्पॉन्डिंग होगा, n = 3 से n = 2 में जब जंप करेगा तो एनर्जी मिनिमम होगी, उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वेवलेंथ आएगी वो लॉन्गेस्ट आएगी। और अगर शॉर्टेस्ट वेवलेंथ की बात की जाएगी तो इन्फिनिटी से जंप करके डायरेक्टली n = 2 में आएगा बामर सीरीज में, तो बामर सीरीज का शॉर्टेस्ट वेवलेंथ मिल जाएगा अपने को। कॉन्सेप्ट क्लियर? तो बोला गया है कि द लॉन्गेस्ट वेवलेंथ ऑफ लाइमन सीरीज फॉर हाइड्रोजन एटम, तो हाइड्रोजन एटम में लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात करते हैं 1/λ। कहाँ से कहाँ जंप करना चाहिए लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में लाइमन सीरीज के लिए, n = 2 से n = 1, Rz², z उसकी 1 है। हाइड्रोजन एटम की बात की गई है, हाइड्रोजन एटम की बात की गई है क्वेश्चन में, Rz² × 1/n1², 1² - 1/n2², 2² 4 हो गया।
तो 1/λ की वैल्यू आ गई अपने पास 3r/4 आ गई। ये हाइड्रोजन एटम में करस्पॉन्डिंग लैम्डा लॉन्गेस्ट आ गया। सही है। आगे बोला गया है is the same as the wavelength of a certain line in the spectrum of helium plus ion when the electron makes a transition from n equal n से 2 में। तो वैल्यू ऑफ n हीलियम के लिए यही वेवलेंथ आ रही है किसी सर्टेन लाइन के करस्पॉन्डिंग, तो उसके लिए जब ट्रांजिशन n से 2 में हो रहा है तो n की वैल्यू बतानी है। तो फॉर हीलियम आयन लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर, जेड हीलियम के लिए 2 हो जाएगा 2 स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर बाई 1/n से 2 में आ रहा है तो 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर, ऐसा हो जाएगा क्या। जब 2 से 1 में आ रहा था तो 1 पहले लिखा था 1/1 स्क्वायर माइनस 1, पॉजिटिव वैल्यू ही चाहिए अपने को। ये लैम्डा कितना है, ये लैम्डा उतना ही है जितना कि लैम्डा लॉन्गेस्ट है लाइमन सीरीज का। 1/λ की वैल्यू को 3r/4 पुट कर देता हूँ, ये 4r हो गई इंटू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। सॉल्व करेंगे, यार कैंसल आउट हो गया क्या। आगे सिंप्लीफाई किया जाए, ये 3/16 हो गया इक्वल टू 1/4 माइनस 1/n स्क्वायर। तो 1/n स्क्वायर जो हो जाएगी ये 1/n स्क्वायर जो हो जाएगी 1/4 माइनस 3/16। सॉल्व करेंगे तो ये 1/16 हो जाएगी, तो n स्क्वायर की वैल्यू 16 आ गई, तो n इक्वल टू 4 हो गया। इसका मतलब जब ट्रांजिशन होगा हीलियम आयन में n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 2 में, तो उसकी वेवलेंथ लैम्डा लॉन्गेस्ट के इक्वल हो जाएगी, जो कि लाइमन सीरीज में हाइड्रोजन एटम में होता था। तो इस केस में कहाँ क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 4 हो जाएगी। ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ तक हो रहा है, 4 से 2 में हो रहा है। कॉन्सेप्ट क्लियर है। सिंपल से मेरे को फॉर्मूला मालूम होना चाहिए कि 1/λ इक्वल टू r z स्क्वायर इंटू 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन में क्या बोला गया है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी ध्यान देंगे, न्यू नोट जो बोला गया है वो फ्रीक्वेंसी की बात की गई है, और कैपिटल में जो लिखा गया है वो स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात की गई है। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी दी गई है, इसका मतलब इससे कम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं, यानी कि इसके कोरस्पॉन्डिंग जब इतना फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो जो भी इलेक्ट्रॉन बाहर आ रहा होगा मेटल सरफेस से, उसके पास मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, उसके पास काइनेटिक एनर्जी जो बचेगी उसकी एनर्जी 0 होगी। तो अपने को फाई की वैल्यू मालूम हो गई क्या, कि फाई जो होगा वो h इंटू न्यू नॉट होगा, जहां पर न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है। सही। व्हेन इट इज इल्यूमिनेटेड बाय लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी, अगर लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी टू न्यू नॉट, यहाँ पर न्यू नॉट लिखना चाहिए, स्मॉल वाला लिखना चाहिए। द स्टॉपिंग पोटेंशियल फॉर फोटो इलेक्ट्रिक करंट इज वी नॉट, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वी नॉट हो जाती है। तो अपने को मालूम होना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल होती है वोल्ट में। काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वही वैल्यू होती है स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्टेज में। न्यूमेरिकली दोनों इक्वल होते हैं, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू लिख सकते हैं E माइनस फाइव। मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी को स्टॉपिंग पोटेंशियल का टर्म लिख सकते हैं। पहले कितना था स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट था। एनर्जी कितनी फॉल कराई थी हमने, 2h न्यू नॉट, h इंटू 2 न्यू नॉट, और वर्क फंक्शन कितना था, h न्यू नॉट था। तो E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, h इंटू न्यू नॉट। इक्वेशन नंबर 1 हो गया। आगे क्या बोला गया है, what will be the stopping potential when the same metal is illuminated by the frequency of light nu equal to 3 न्यू नॉट। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इस केस में क्या हो जाएगा, जब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू 3 न्यू नॉट फॉल कराएंगे तो ये 3h न्यू नॉट हो गई एनर्जी, माइनस वर्क फंक्शन तो h न्यू नॉट ही है, तो ये 2h न्यू नॉट हो गया। ध्यान दे h इंटू न्यू नॉट को हम लोग लिख सकते हैं, h इंटू न्यू नॉट को लिख सकते हैं E इंटू वी नॉट, तो 2 इंटू ई इंटू वी नॉट हो गई। वी नॉट जहां पर इसका स्टॉपिंग पोटेंशियल था, इस केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल को मान लेता हूं कि वी एस रहा होगा, तो वी एस की वैल्यू क्या हो जाएगी सेकेंड पार्ट में 2 टाइम्स ऑफ वी नॉट। इसका मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल डबल करना पड़ेगा। अगर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को 2 न्यू नॉट से 3 न्यू नॉट कर रहे हैं तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू को वी नॉट से 2 वी नॉट करना पड़ेगा, वी नॉट से 2 वी नॉट करना पड़ेगा। सारा कुछ क्या करना पड़ेगा, कैपिटल में लिखना पड़ेगा, कैपिटल में।
कैपिटल में लिखना पड़ेगा, ये वाला ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 8 की बात करें। क्वेश्चन में क्या बोला गया कि लेट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन एटम। ध्यान देंगे, जब हम लोग इक्वेशन आपने डिराइव किया होगा तो पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड स्टेट को जीरो नहीं माना गया होगा, n इक्वल टू इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी को जीरो माना गया होगा। जब चार्ज के बीच में सेपरेशन, न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में जब सेपरेशन इनफाइनाइट रही होगी, तो उस केस में पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू को रेफरेंस पॉइंट जो कंसीडर किया गया होगा वो इन्फिनिटी पर कंसीडर किया गया होगा। इन्फिनिटी की पोटेंशियल एनर्जी को जीरो कंसीडर किया गया होगा। अपने क्वेश्चन से ये ध्यान अपने माइंड में होना चाहिए कि जो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, टोटल एनर्जी जो होती है, टोटल एनर्जी ध्यान देंगे, टोटल एनर्जी जो होती है ये पोटेंशियल एनर्जी डिवाइड बाई 2 के इक्वल होती है और ये माइनस ऑफ काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होती है। ये इक्वेशन मालूम है क्या आपने को? ये तब यूज किया गया था जब रिफरेंस पॉइंट हमने माना हुआ था क्या, हाँ रेफरेंस पॉइंट कंसीडर किया था हमने इन्फिनिटी पर। क्लियर है अपने को? इसके कॉरस्पॉन्डिंग हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अपने को n इक्वल टू 1 की बात करते हैं, n इक्वल टू 2 की बात करते हैं, n इक्वल टू 3 की बात करते हैं। सिमिलरली ये n इक्वल टू इन्फिनिटी है, ये n इक्वल टू 1 है, ये n इक्वल टू 2 है। ध्यान दे क्वेश्चन में क्या बोला गया है, ग्राउंड स्टेट की एनर्जी को, पोटेंशियल एनर्जी को जीरो मानना है। यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी कितनी होती है? पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर माइनस ऑफ 27.2 होती है और काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? प्लस ऑफ 13.6। तभी तो मिल करके टोटल एनर्जी माइनस 13.6 हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू को जीरो कर देना है, इसका मतलब इसकी इनिशियल टोटल एनर्जी कितनी थी? माइनस ऑफ 13.6 था। यहाँ पर एनर्जी जीरो मानना है, पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि ये वाली वैल्यू जो जीरो करने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसमें 27.2 ऐड कर देना पड़ेगा। जब ऐसा केस होगा तो पोटेंशियल एनर्जी तो जीरो हो गई, तो काइनेटिक एनर्जी सिर्फ बचेगी, यानी कि इस केस में टोटल एनर्जी कितनी हो गई? वो प्लस ऑफ 13.6 हो गई। काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो गया, काइनेटिक एनर्जी 13.6। काइनेटिक एनर्जी के लिए तो रिफरेंस की रिक्वायरमेंट है नहीं। ये तब लिखा गया है जब रिफरेंस कहाँ माना गया है? जब रिफरेंस इन्फिनिटी पर माना गया है। यहाँ ये कब मैं लिख रहा हूँ? जब रिफरेंस को मैंने n इक्वल टू 1 पर माना हुआ है। तो अपने को पूछा गया है कि देन इट्स एनर्जी इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब n इक्वल टू 2 की बात हो रही है, n इक्वल टू 2 में एनर्जी की बात करनी है। सिंस यहाँ पर एनर्जी एक्चुअली में माइनस 13.6 थी, तो यहाँ पर एनर्जी कितनी थी? E2 इक्वल टू माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो माइनस 13.6 से प्लस 13.6 करने के लिए क्या किया? 27.2 ऐड करना पड़ेगा, तो इसमें भी 27.2 ऐड कर दिया जाए, तो E2 डैश इसमें क्या हो जाएगी? माइनस ऑफ 3.4 प्लस ऑफ 27.2। क्यों 27.2? जो भी पोटेंशियल एनर्जी का टर्म जीरो किया गया उतनी एनर्जी सब में ऐड कर दूं, रेफरेंस पॉइंट चेंज कर गया, तो कितना हो जाएगा? ये 23.8 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और भी प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं इसी टाइप के। ओके, आगे ध्यान दे। नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया है कि एक पार्टिकल जो है मूव कर रहा है जिसके पास काइनेटिक एनर्जी E है और डी ब्रॉगली वेवलेंथ लैम्डा है। तो डी ब्रॉगली पार्टिकल की बात की गई, डी ब्रॉगली वेवलेंथ की बात की गई है। तो ध्यान दे, तो अपने को मालूम है कि लैम्डा डी ब्रॉगली जो होती है वो h डिवाइड बाई पी के इक्वल होती है। h डिवाइड बाई पी, पी जहाँ पर मोमेंटम होती है, मोमेंटम को हम लिख सकते हैं h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m इंटू काइनेटिक एनर्जी। सही ना? आगे बोला गया है काइनेटिक एनर्जी उसकी के ई अपने को दी गई है, वेवलेंथ उसकी लैम्डा दी गई है। अब एनर्जी कुछ डेल्टा ई ऐड किया जा रहा है, तो इसकी एनर्जी ऐड किया गया, तो वेवलेंथ इसकी लैम्डा बाई 2 हो गई। तब लैम्डा बाई 2 जो लिखेंगे हम लोग क्या लिखेंगे? h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m इंटू के की वैल्यू कुछ k डैश हो गई। दोनों को डिवाइड कर दे, ये वाली फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये वाली सेकेंड इक्वेशन हो गई। पहले लैम्डा था, अब लैम्डा बाई 2 हो गया। तो लिख सकते हैं हम लोग कि लैम्डा इक्वल टू, ऐसा लिख देता हूँ, डिवाइड ही कर देता हूँ, या फिर ऐसा लिख देता हूँ, लैम्डा इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m k डैश। लैम्डा के लिए पुट कर देता हूँ h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m k इक्वल टू 2h डिवाइड बाई रूट ऑफ 2m k डैश। सही, h कैंसल आउट, 2m कैंसल आउट, स्क्वायर कर दिया जाए इसको अगर दोनों साइड, तो 4 इंटू के
इक्वल टू के डैश हो जाएगी, यानी कि पहले की एनर्जी अगर ई थी, के था पहले का एनर्जी, तो 4E इक्वल टू ई डैश हो जाएगी, यानी कि फाइनल एनर्जी पहले उसके पास ई, इनिशियल एनर्जी उसके पास पहले ई थी, और अभी जब उसकी वेवलेंथ λ/2 हो गई तो उसकी एनर्जी 4E हो गई। इसका मतलब कितना एनर्जी ऐड किया गया, 3E एनर्जी को ऐड किया गया है। ध्यान देंगे ई डैश की वैल्यू नहीं फाइंड करनी है अपने को कितना एनर्जी ऐड करना पड़ा ये देखना है, डेल्टा ई, तो 4E माइनस ई 3E के इक्वल हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 10 की बात की जाए। क्वेश्चन में बोला गया एक पार्टिकल पी है जो कि फॉर्म क्या है, किसके कॉरस्पॉन्डिंग, कंप्लीटली इन इलास्टिक कोलिजन, यानी कि दोनों पार्टिकल स्टिक कर गए। कौन कौन से पार्टिकल, पी का फॉर्मेशन जो हुआ है वो पार्टिकल एक्स और वाई से हुआ है, पार्टिकल एक्स और वाई से हुआ है, यानी कि ये एक्स पार्टिकल और ये वाई पार्टिकल मिल करके किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, ये पी पार्टिकल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। दोनों कोलाइड की है, इसका मतलब दोनों स्टिक कर जाएंगे। एक्स की डी ब्रोगली वेवलेंथ गामा ऑफ एक्स दी गई और इसकी गामा ऑफ वाई दी गई है, तो इसकी अपने को पूछी गई है डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पी। आगे बोला गया क्वेश्चन में ध्यान देंगे कि एक्स और वाई जो है मूव कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि अगर ये इधर जा रहा है तो ये इधर जा रहा है, तो मोमेंटम कंजर्वेशन करा सकते हैं। मोमेंटम कंजर्वेशन के क्वेश्चन है अपने पास कि इसकी गामा ऑफ पी हो गई तो गामा, इसकी वेवलेंथ की वैल्यू गामा पी हो गई तो गामा पी की वैल्यू बतानी है। तो मोमेंटम कंजर्वेशन पहले तो करा लिया जाए, क्या लिखेंगे, मोमेंटम ऑफ एक्स प्लस मोमेंटम ऑफ वाई लिखेंगे, ये मोमेंटम ऑफ पी के इक्वल होगी, इनिशियल मोमेंटम इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं तो इसकी मोमेंटम क्या लिखेंगे, h डिवाइड बाई लैम्डा, लैम्डा इक्वल टू h बाई पी होती थी तो p इक्वल टू h अपॉन लैम्डा, ये लैम्डा ऑफ x हो गई। लैम्डा ऑफ x को हम लोग क्या लिख रहे हैं, गामा ऑफ x लिख रहे हैं, एक्चुअली लैम्डा लिखना चाहिए था, गामा ऑफ x हो गया, तो इसको माइनस में लिखना पड़ेगा, h डिवाइड बाई गामा ऑफ y इक्वल टू, इसको लिख सकता हूँ h डिवाइड बाई गामा ऑफ p हो गई, h कैंसल आउट हो गया। अपने को सॉल्व करना है 1 बाई गामा पी जो हो गया ये इक्वल हो जाएगा गामा ऑफ एक्स इंटू गामा ऑफ वाई इंटू गामा ऑफ वाई माइनस गामा ऑफ एक्स हो गई। तो गामा ऑफ पी कितनी आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ पी जो आ जाएगी, वेवलेंथ ऑफ एक्स इंटू वेवलेंथ ऑफ वाई डिवाइड बाई वेवलेंथ ऑफ वाई माइनस वेवलेंथ ऑफ एक्स। वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए हमने ये मॉडुलस साइन की बात कर ली, क्योंकि गामा ऑफ एक्स ज़्यादा है, गामा ऑफ वाई ज़्यादा है, वेवलेंथ ऑफ एक्स ज़्यादा है या वेवलेंथ ऑफ वाई ज़्यादा है, ये अपने को मालूम नहीं है। सॉल्व करने पर जो ऑप्शन आ रही है ये ऑप्शन बी आ रही है। क्लियर है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन। बोला जाए कि पार्टिकल ए है जिसकी मास m है और उसका चार्ज q है, उसको एक्सलरेट किया गया पोटेंशियल डिफरेंस 50 वोल्ट से। दोनों की डी ब्रोगली वेवलेंथ की बात करनी है अपने को। तो लैम्डा डी ब्रोगली जो होता है अपने को मालूम है कि लैम्डा जो होती है वो h डिवाइड बाई पी होती है। p को हमने लिख दिया रूट ऑफ 2m के, काइनेटिक एनर्जी हो गया। और सिंस चार्ज पार्टिकल की बात की जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी को q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस लिख सकते हैं क्या हम लोग, q इंटू भी लिख दिया। अपने को ध्यान दिया जाए दोनों की चार्ज सेम दी गई है, यानी कि q के बाहर कर देंगे, मास डिफरेंट डिफरेंट दी गई है, लेकिन अपने को मालूम है कि लैम्डा जो होगा प्रोपोर्शनल होगा किसके, 1 बाई स्क्वायर रूट ऑफ m इंटू पोटेंशियल डिफरेंस के। तो अपने को लैम्डा ऑफ a डिवाइड बाई लैम्डा ऑफ b लिखने जाएंगे तो ये इक्वल होगी स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ b इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ b डिवाइड बाई मास ऑफ a इंटू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ a। ध्यान देंगे वेलोसिटी नहीं लिखा गया है, पोटेंशियल डिफरेंस लिखा गया है। तो कितनी आ जाएगी वैल्यू बता दो मेरे को, स्क्वायर रूट ऑफ मास ऑफ b कितनी दी गई है 4m, पोटेंशियल डिफरेंस कितनी है उसकी 2500 पोटेंशियल डिफरेंस से उसको एक्सेलरेट किया गया है। मास ऑफ a को m कंसिडर करना है और उसकी पोटेंशियल डिफरेंस को 50 वोल्ट कंसिडर करना है। कैंसल आउट हो जाएगा ये 50, ये m कैंसल आउट हो गया। रूट ऑफ 200, रूट ऑफ 200 का मतलब 10 रूट 2 और रूट 2 का मतलब 1.414 की बात की गई है, 1.414 तो 14.14 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी, ऑप्शन सी हो जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दिया जाए, क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये सेंटर ऑफ मास के साथ रिलेट करके क्वेश्चन को पूछा जा रहा है। एक्चुअली ये क्वेश्चन इजी ही है, सिर्फ अपने को कैलकुलेशन करने आनी चाहिए, क्वेश्चन बहुत ही रिलेट करने आना चाहिए, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इजी है। ध्यान दें कि दो इलेक्ट्रॉन जो है जो कि मूव कर रहे हैं नॉन रिलेटिविस्टिक स्पीड से परपेंडिकुलर टू ईच अदर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर में मूव कर रहे हैं। तो दो इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो, एक इलेक्ट्रॉन ये है और एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है, एक वाई एक्सिस के लॉन्ग। मैं दोनों की वेलोसिटी को अलग अलग कंसिडर कर लेता हूं, v1 और v2 मान लेता हूं। आगे बोला गया है कि इनकी करस्पॉन्डिंग डिब्रोगली वेवलेंथ λ1 इसके लिए और इसके लिए λ2 है। तो λ1 क्या है, λ1 क्या है, h डिवाइडेड बाई m इंटू v1 है, और λ2 क्या है, h डिवाइडेड बाई m इंटू v2 है। ध्यान देंगे वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, स्केलर क्वांटिटी, जबकि मोमेंटम लिखना होता है तो डायरेक्शन भी देखना होता है अपने को। आगे बोला गया है इफ λ1 λ2 वेवलेंथ है उसके डिब्रोगली, देयर डिब्रोगली वेवलेंथ इन द फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच टू देयर सेंटर ऑफ मास। इनका जो सेंटर ऑफ मास होगा ना, उस फ्रेम से अगर देखेंगे तो इनकी वेवलेंथ कितनी दिखाई देगी। सबसे पहले तो मालूम होना चाहिए कि सेंटर ऑफ मास फ्रेम को हम लोग जीरो मोमेंटम फ्रेम बोलते थे, लेकिन सेंटर ऑफ मास से देखेंगे तो जितना मोमेंटम इलेक्ट्रॉन ए का दिखाई देगा, मैग्नीट्यूड में बी का भी उतना ही दिखाई देगा, सिर्फ डायरेक्शन में दोनों एक दूसरे के अपोजिट में मोमेंटम दिखाई देंगे। सेंटर ऑफ मास फ्रेम जीरो मोमेंटम फ्रेम होती है, तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में ए की जितनी मोमेंटम दिखाई देगी उतना ही बी का भी मोमेंटम दिखाई देगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अपोजिट दिखाई देगा। क्लियर? इसलिए सिर्फ बोला गया है, ऐसा नहीं मेंशन किया गया है कि ए का फाइंड करना है कि बी का फाइंड करना। सिस्टम में डायरेक्टली बोल दी गई है कि सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में उसकी मोमेंटम की वैल्यू क्या होगी। क्लियर? तो अपने को सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी चाहिए, तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2। सॉल्व करेंगे m इंटू v1 वेक्टर प्लस m इंटू v2 वेक्टर डिवाइड बाई m1 प्लस m2 2m हो गया, ये कैंसल आउट हो गया। v1 को लिख सकता हूँ v1 i कैप, v2 को लिख सकता हूँ v2 j कैप डिवाइड बाई 2। तो सेंटर ऑफ मास के रेस्पेक्ट में लिखना है तो किसी एक की बात कर लेते हैं, एक की ही बात कर लेते हैं। तो P ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखने जाएंगे तो क्या लिखेंगे, मास ऑफ A इंटू वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखना पड़ेगा ऐसा। तो मास तो एम रन दिया, वेलोसिटी ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास लिखने जाएंगे तो वेलोसिटी ऑफ A माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। वेलोसिटी ऑफ A कितनी है, v1 i कैप माइनस वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास v1 i कैप प्लस v2 j कैप डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करेंगे तो कितनी आ जाएगी, m इंटू v1 i कैप माइनस v2 j कैप बाई 2 आ जाएगी। क्या मोमेंटम की मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, मोमेंटम ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास की मैग्नीट्यूड, इसी का मैग्नीट्यूड फाइंड करना पड़ेगा। तो m/2 तो कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लिया, इंटीग्रेशन साइन नहीं है, ये स्क्वायर रूट कर लिया हमने, कितनी हो जाएगी v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर। अब v1 और v2 की वैल्यू पुट करता हूं मैं लैम्डा के टर्म में, क्या आ जाएगी देखो, v1 कितनी हो जाएगी h डिवाइड बाई लैम्डा m1, तो h स्क्वायर डिवाइडेड बाई लैम्डा 1 स्क्वायर m स्क्वायर प्लस h स्क्वायर डिवाइड बाई लैम्डा 2 स्क्वायर इंटू m स्क्वायर कॉमन लेकर के m से कैंसल आउट करा दूंगा, क्या h स्क्वायर बाहर आ जाएगा तो h/2 हो गया, रूट ऑफ 1 बाई लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस 1 बाई लैम्डा 2 स्क्वायर, लैम्डा 1 स्क्वायर इंटू लैम्डा 2 स्क्वायर, ये लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगी, आपने वो क्या फाइंड करना है, वेवलेंथ की वैल्यू फाइंड करनी है। तो मोमेंटम को क्या लिखेंगे, h डिवाइडेड बाई लैम्डा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास, ये कैंसल आउट हो गई। तो लैम्डा ऑफ A विथ रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ मास कितनी आ गई, ये वाला इधर चला गया, सब कुछ ऊपर चला गया। तो 2 इंटू लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, ऐसा ऑप्शन अपने पास दिया हुआ है। क्या 2 लैम्डा 1 लैम्डा 2 डिवाइडेड बाई ये लैम्डा 1 स्क्वायर होना चाहिए, लैम्डा 1 स्क्वायर प्लस लैम्डा 2 स्क्वायर, सी ऑप्शन आ जाएगी। क्लियर है क्या कॉन्सेप्ट यहाँ तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दिया जाए। ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया अपने को, क्वेश्चन नंबर 12 कॉन्सेप्ट क्लियर है कि क्या करना था अपने को, सेंटर ऑफ मास के रिस्पेक्ट में मोमेंटम लिखना। ध्यान देना है अपने को क्या कॉन्सेप्ट कि मोमेंटम ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी का मतलब जो होता है वो होता है मास ऑफ ए इंटू
वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, न कि मोमेंटम ऑफ ए माइनस मोमेंटम ऑफ बी करेंगे, ऐसा कॉन्सेप्ट यूज नहीं करेंगे आप। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए तो क्वेश्चन नंबर 13 में ध्यान दिया जाए, अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन दे दी गई, जो लाइट वेव आ रही है उसको वेव कंसीडर करते हुए उसकी इक्वेशन दे दी गई है, तो क्या उसकी ओमेगा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं और ओमेगा से क्या फ्रीक्वेंसी सॉल्व कर सकते हैं। लाइट वेव की इक्वेशन दी गई है तो अपने को ए इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट कॉस, ये के एक्स हो गया, ये वाला टर्म के को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये ओमेगा इंटू टी, तो ये वाला ओमेगा को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ओमेगा जो होती है 2 पाई एफ होती है, इसका मतलब ये वाला फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है 6 इंटू 10 टू द पावर 14। तो फ्रीक्वेंसी मालूम हो गई अपने को 6 इंटू 10 टू द पावर 14। तो एनर्जी मालूम हो जाएगी क्या, एनर्जी ऑफ फोटोन एच एफ होती है, एच न्यू होती है, न्यू से भी डिनोट करते हैं हम लोग। तो एच की वैल्यू 6.63 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड, 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर 14। सॉल्व करेंगे 6.63 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया माइनस ऑफ 20। ये एनर्जी हो गई, ये एनर्जी जूल में आएगी, ये एनर्जी जूल में आएगी। हाँ कुछ दिया गया अपने को कि ऐसा यूज कर सकते हैं, हम लोग यूज नहीं करते, डायरेक्टली वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू की बात कर लेंगे हम लोग। ये जूल में आएगी, इसको हम लोग इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर देते हैं। 6.63 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस ऑफ 20, सिंस 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 जूल होती थी, तो 1 जूल जो हो जाएगी डिवाइड करना पड़ेगा 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 से। सही है क्या। सॉल्व करेंगे, देखिए ये 663 इंटू 6 इंटू 10 टू द पावर, ये ऊपर जाएगा माइनस 1 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई ये 16 हो जाएगी, और एक पॉइंट का और आएगा तो यहाँ पर 10 हो गया। यहाँ पर डेसिमल के बाद 2 पॉइंट्स है, डेसिमल के बाद एक ही नंबर है, एक ही डिजिट है। ये कितना हो जाएगा देखो तो, कैंसिल आउट करा सकते हैं क्या, ये 8 से कैंसिल आउट, ये 3 से कैंसिल आउट, मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ये डेसिमल नहीं आएगा, कितना आ जाएगा वैल्यू, देखो वैल्यू की बात कर लेते हैं, वैल्यू कितना आएगा, सॉल्व कर लो इसको, कितना आ जाएगा 3 इंटू 3 9, 8 1 डिवाइड बाई 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ये सॉल्व करेंगे कितना आएगा, 8 से डिवाइड कर दिया 2 16 3 38, 38 डिवाइड बाई 8 4 6 69 72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, ऐसा आ जाएगा 2.47। अप्रॉक्स वैल्यू सारा कुछ मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो इतनी इलेक्ट्रॉन वोल्ट उसकी एनर्जी आ जाएगी। तो क्या फाइंड करना है अपने को, स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल का मतलब मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाती है वोल्टेज में। तो काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू अपने को सॉल्व करनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, और आइंस्टाइन इक्वेशन अपने को मालूम है कि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम E-5 होती है, ये 2.47। और वर्क फंक्शन कितना है इसका, वर्क फंक्शन क्वेश्चन में बोला गया है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 2 तो 0.47 इलेक्ट्रॉन वोल्ट काइनेटिक एनर्जी की मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल इन वोल्ट होती है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, V स्टॉपिंग जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 0.47 वोल्ट। ऑप्शन जो दिया गया है 0.48, ऑप्शन सी हो जाएगी। क्लियर है कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का ध्यान दिया जाए, इसी टाइप का प्रॉब्लम ध्यान दिया जाए। क्या बोला गया है कि एक रेडिएशन फॉल कर रहा है, वेवलेंथ जिसकी लैम्डा है, फोटो सेंसिटिव मटेरियल के ऊपर फॉल कर रहा है, फोटो सेल के ऊपर फॉल कर रहा है। तो फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन जो बाहर आ रहा है ना उसकी स्पीड v है। ठीक है, तो आइंस्टाइन इक्वेशन यूज कर लेते हैं, वर्क फंक्शन फाई मान लेते हैं। तो स्टार्टिंग में कितनी है, हाफ mv², कितनी है उसकी स्पीड v है, मैक्सिमम स्पीड, फास्टेस्ट स्पीड, फास्टेस्ट इमिटेड इलेक्ट्रॉन है जो स्पीड v, ये कितनी होगी E-5। E का मतलब hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना दिया गया, लैम्डा ही दिया गया है -5, ऐसा है अपने पास। सेकेंड पार्ट में बोला गया कि अगर वेवलेंथ की वैल्यू को 3λ/4 कर दिया जाए तो स्पीड ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन क्या होगी। तो अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू अब लिखने जाएंगे हम लोग तो हाफ mv² लिख देता हूँ, हाफ mv² इक्वल टू E-5 hc अपॉन लैम्डा, लैम्डा कितना है 3λ/4 -5।
ऑप्शन से देखने पर लग रहा है कि 4/3 या 3/4 जैसा तो आएगा। 4/3 इसमें से पहले कॉमन ले लेता हूं सॉल्व करने के लिए। तो 4/3 कॉमन ले लिया तो बचेगा क्या, ये HC/लैम्डा माइनस ऑफ 4/3 कॉमन ले तो ये 3/4 5 हो गया। नहीं आया समझ में, यहां तक क्लियर है। आगे लिखेंगे तो हाफ mv' जो हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 4/3, ध्यान देंगे HC/लैम्डा रहने दिया, -5 कर दिया, लेकिन अपने को 3/4 चाहिए तो प्लस ऑफ 5/4 चाहिए क्या। अब ध्यान दो ये वाली वैल्यू क्या है, ये तो पहले वाली वैल्यू हाफ mv² वाली वैल्यू है। तो क्या मैं लिख सकता हूं इस हाफ mv को इस वाली वैल्यू में 5/4 ऐड करना है, यानी कि ये वाली जो वैल्यू आएगी हाफ mv' इस वाली वैल्यू से तो ज्यादा ही होगी। इसका मतलब मैं लिख सकता हूं कि हाफ mv' जो है वो पहले लिख देता हूं मैं 4/3 टाइम्स ऑफ हाफ mv² प्लस ऑफ 5/4 हो गया क्या। तो यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, हाफ mv' ये ज्यादा है कितने से, 4/3 टाइम्स ऑफ हाफ mv² से ज्यादा है, क्योंकि 5/4 उसमें ऐड हो गया है। सॉल्व करेंगे, हाफ m कैंसल आउट हो गया, v' की वैल्यू ग्रेटर देन 4/3 टू द पावर 1/2 इंटू v, ये वाली ऑप्शन अपने पास आ जाएगी। 4/3 का स्क्वायर रूट 4/3 टू द पावर 1/2 ग्रेटर होना चाहिए, ग्रेटर वाला ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगी। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट प्रॉब्लम इसी टाइप का एक और डिस्कस करते हैं हम लोग। क्वेश्चन ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया क्या, हमने क्या किया यहाँ पर समझ में आया अपने को। यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट अप्लाई किया ये कॉन्सेप्ट क्लियर है अपने को। सिंस इसमें 5/4 एडेड है, इसका मतलब ये वाली जो वैल्यू आएगी ना, ये वाली जो वैल्यू आएगी हाफ mv' इस वाली वैल्यू से तो ज़्यादा ही होगी। 4/3 टाइम्स पहले से था, ये वाले टर्म जो होगा ये हाफ mv² से तो ज़्यादा ही, क्योंकि इसमें 5/4 ऐड किया गया है। ऑप्शन क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 15 की बात की जाए, बोला कि व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ λ1 आर इंसिडेंट ऑन आइसोलेटेड स्फीयर द कॉरस्पॉन्डिंग स्टॉपिंग पोटेंशियल इज फाउंड टू बी v। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल v इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू, स्टॉपिंग पोटेंशियल को लिख सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में होती है वही स्टॉपिंग पोटेंशियल की वोल्टेज में होती है। काइनेटिक स्टॉपिंग पोटेंशियल वोल्टेज दिया गया है तो काइनेटिक एनर्जी कैसे लिखेंगे, E इंटू वी लिख सकते हैं हम लोग। तो लिख सकते हैं फर्स्ट केस में E इंटू वी, पहले केस में इक्वल टू कितनी हो जाएगी, HC/λ1 माइनस 5। सेकेंड पार्ट में क्या बोला गया है, व्हेन फोटॉन्स ऑफ वेवलेंथ λ2 आर यूज्ड corresponding स्टॉपिंग पोटेंशियल was 3 times that of above value। तो पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल v था तो अब स्टॉपिंग पोटेंशियल 3 टाइम्स हो गया, 3v हो गया। तो E इंटू 3v इक्वल टू HC/λ2 माइनस ऑफ 5। इस HC/λ1 रन देते हैं, अभी इसको सॉल्व कर ले, डिवाइड कर देते हैं, अपने को फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। क्यों कैलकुलेट कर लेते हैं, इसलिए क्योंकि अपने को क्वेश्चन में पूछा गया कि अगर λ3 यूज किया जाए तब स्टॉपिंग पोटेंशियल कितनी हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, E इंटू वी जब हो जाएगा v' इक्वल टू HC/λ3 माइनस ऑफ 5 करनी पड़ेगा। अगर 5 मालूम हो गया तो ये v' मालूम हो जाएगा। तो 5 की वैल्यू सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन को डिवाइड करते हैं, 1/2 या 2/1 कर देते हैं। तो 2/1 करता हूं मैं तो 3 बचेगा, इक्वल टू 3/1 हो गया, ये इक्वल टू HC/λ2 माइनस 5 डिवाइड बाई HC/λ1 माइनस 5। मल्टीप्लाई कर दूं तो 3 टाइम्स ऑफ HC/λ1 माइनस 3/5 इक्वल टू HC/λ2 माइनस ऑफ 5। सॉल्व करेंगे तो क्या आएगी वैल्यू बताओ मेरे को, यहाँ से 2/5 हो जाएगा। तो 2/5 जो हो जाएगी इक्वल हो जाएगी कितना, 3 टाइम्स ऑफ HC/λ1 माइनस ऑफ HC/λ2। तो 5 की वैल्यू पुट कर दो, HC/λ3 माइनस 5 कितना हो जाएगा, HC/2λ1 प्लस ऑफ HC/2λ2। सही क्या, तो v' कितनी आ गई, v' जो आ जाएगी HC कॉमन ले लिया, E से डिवाइड कर दिया, ये 1/λ3 प्लस ऑफ 1/2λ2 माइनस 1/2
2 लैम्डा 1, 3 टाइम्स ऑफ 3 ना 3 कहाँ गया, कहीं गलत कर दिया क्या हमने, 3 वाला यहाँ बचेगा ना, जब इसकी वैल्यू पुट करें तो 3hc डिवाइड बाई 2 लैम्डा 1 ना, तो -3 डिवाइड बाई 2 लैम्डा 1। ऑप्शन है क्या कोई hc बाई ई 1 बाई लैम्डा 3 प्लस 1 बाई 2 लैम्डा 2 -3 बाई 2 लैम्डा 1, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो इस टाइप से हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सारे कॉन्सेप्ट हुए, ये सारे प्रॉब्लम हुए अपने को ड्यूअल नेचर के ऊपर, एटॉमिक स्ट्रक्चर के ऊपर। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ और भी मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे, जैसे सेमीकंडक्टर की बात करेंगे हम लोग, कि सेमीकंडक्टर के प्रॉब्लम को कैसे हम लोग टैकल करेंगे। डिफरेंट क्वेश्चन की बात करेंगे जो कि जेईई के पेपर में आ भी चुके होंगे और आने की प्रोबेबिलिटी जिनकी है वो सारे प्रॉब्लम हम डिस्कस करेंगे ताकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाए। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं सुपर 3000 के नेक्स्ट न्यू चैप्टर के साथ, न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, जय भारत।